स्टूडेंट, आज मैं आपको सोशल स्टडी जो है आपका क्लास 10th का उसका आपका थर्ड टॉपिक है मनी, एटलीस्ट मनी एंड क्रेडिट, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। मनी एंड क्रेडिट। देन मनी इज फैसिनेटिंग सब्जेक्ट एंड फुलफिल ऑफ क्यूरियोसिटीज। मनी जो है एक बहुत ऐसा फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है और पूरा फुल ऑफ क्यूरियोसिटी से है। आप एवरी टाइम ये जानने की कोशिश करोगे कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ मनी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मनी, हाउ मनी इशूड, मतलब डिफरेंट टाइप्स की आपकी क्यूरियोसिटी जो है इस पूरे टॉपिक में जो है वो बनी लगेगी। द यूज़ ऑफ मनी स्पैन अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, कि हमारी जो डेली लाइफ का जो भी पार्ट है, एटलीस्ट विदाउट मनी वी कैन नॉट फुलफिल एनी वन ऑफ आवर डिज़ायर, कि मनी के बिना हम हमारी किसी भी डिज़ायर को, किसी भी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। आप अपनी एक लिस्ट बना करके देखिए आपकी डिज़ायर नेट्स की, आपकी वांट्स की, आपकी इंसेंटिसिटी की, कि कहीं ना कहीं उनमें आपका जो है वो मनी जो है वो एक पावरफुल रोल प्ले कर रही है। और विदाउट मनी यू कैन नॉट फुलफिल योर एनी वन ऑफ वांट्स। मनी के बिना आप अपनी किसी भी वांट्स को एटलीस्ट फुलफिल नहीं कर सकते हो। तो आपने अपनी एक लिस्ट बनाई हो तो आप अपनी लिस्ट को जो है वो एक बार चेक कर लीजिए कि मनी के बिहाफ पे ही हम गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर परचेज विद द हेल्प ऑफ मनी। अगर आपको कोई गुड्स चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी कमोडिटीज़, और आपको अगर किसी की सर्विसेज हायर करनी है तो भी विदाउट मनी यू कैन नॉट बाय एनी टाइप्स ऑफ गुड्स एंड एनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज। द यूज ऑफ मनी स्पेंस अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, कि हमारी जो डेली की लाइफ का जो एक लार्ज पार्ट होता है, एटलीस्ट इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन मनी, वो मनी पे डिपेंड करता है और हम डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटी का कंजम्पशंस करते हैं। A person holding money can easily exchange it for any commodity or services. जिस भी पर्सन के पास, a person has money can purchase anything he or she wants. जिस पर्सन के पास मनी होती है एटलीस्ट वो सब कुछ परचेज कर सकता है जो वो चाहता है, जो उसकी डिज़ायरनेस में है इजीली। दस एवरी वन वॉन्ट टू रिसीव पेमेंट इन मनी। तो हम सब क्या करते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या कर सकते हो, सब कुछ परचेज कर सकते हो। सो वी वॉन्ट टू एक्सेप्ट, दस एवरी वन वॉन्ट टू रिसीव पेमेंट इन मनी। इसलिए हर इंसान चाहता है कि वो मनी में ही पेमेंट ले और मनी में ही उसका पेमेंट जो यूज़ करे। अब एक क्वेश्चन है आपकी, हैव यू एवर वंडर वाई ट्रांजेक्शन आर मेड इन मनी? क्या तुमने कभी सोचा कि टोटल ट्रांजेक्शन्स मनी में ही क्यों नहीं होते हैं? वाई वी कैन नॉट एक्सचेंज कमोडिटी टू कमोडिटीज़ की सारे ट्रांजेक्शन्स हमने देखा कि मनी में होते हैं। तो आपने कभी सोचा क्यों नहीं कि वाई वी यूज्ड मनी, कि हम मनी को यूज़ क्यों करते हैं, और वाई टोटल ट्रांजेक्शन्स आर मेड बाय मनी? तो इसका सिंपल रीजंस है कि ए पर्सन होल्डिंग मनी कैन फुलफिल ईच एंड एवरी डिज़ायर। मनी में सारे ट्रांजेक्शन्स इसलिए होते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो यू कैन फुलफिल ईच एंड एवरी वन ऑफ योर डिज़ायर। इसलिए एवरी वन वॉन्ट टू रिसीव द पेमेंट इन मनी एंड गिव पेमेंट इन मनी एंड रिसीव पेमेंट इन मनी। तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो मनी में पेमेंट ले और मनी में ही वो पेमेंट जो है वो वापस दे। तो अब आपकी बुक में एक यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, टेक ए केस ऑफ शू मैन्युफैक्चरिंग पर्सन, कि एक पर्सन है जो शू मेकर्स है, शू बनाता है, एंड ही वांट टू परचेज वीट, और वो वीट परचेज करना चाहता है। तो एक पर्सन है और वो क्या बना रहा है, जूते बना रहा है, और उसकी डिज़ायर है कि ही वांट टू परचेज वीट। तो क्या होगा कि सबसे पहले इसको एक ऐसा फार्मर सर्च करना पड़ेगा जो वीट प्रोड्यूसिंग में इन्वॉल्व हो। सबसे पहली बात क्या होगा कि इसको एक ऐसा फार्मर सर्च करना पड़ेगा जो वीट प्रोड्यूसिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। जब इसको वो फार्मर मिल जाता है तो उसको उस फार्मर को रेडी करना पड़ेगा कि ही गिव शू मेकर टू वीट एंड एक्सेप्ट द शूज़ फ्रॉम शू मेकर। दोनों बातें होनी चाहिए। अगर हमारे को उसको वो फार्मर मिल गया जो क्या करता है, जूते गेहूं का प्रोड्यूस कर रहा है, अब क्या होना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए कि वो क्या हो, ही कैन रेडी टू एक्सेप्ट द पेमेंट इन शूज़। वो आपको वीट दे करके बदले में क्या लेने को तैयार हो जाए, शूज़ लेने को तैयार हो जाए। तो बोथ पार्टीज हैव टू एग्री सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। अब यहाँ पर क्या है, both parties have to agree sell and buy each other commodities। दोनों पार्टी एग्री है, एक सेल करने के लिए एग्री है, एक परचेज करने के लिए एग्री है। वो अपने शूज सेल करना चाहता है
और उसका वीट परचेज करना चाहता है और वो बेचारा वीट सेल करना चाहता है और उसका शूज़ परचेज करना चाहता है, व्हेन बोथ पार्टीज एग्रीज ऑन सेम काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस देन इट इज सेड टू बी डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड। उसको हम डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड के नाम से जानेंगे कि यहाँ पर दोनों की वॉन्ट्स जो है वो एक दूसरे की डिजायर को कंप्लीट कर रही है। शू मेकर शू दे रहा है और वीट प्रोड्यूसिंग फार्मर उसको वीट दे रहा है, तो ये हो गया हमारा डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड। अब है कि व्हाट ए पर्सन डिजायर टू सेल, व्हाट ए पर्सन डिजायर टू सेल, exactly what a person wishes to buy, exactly what a person exactly to buy, then it is known as double coincidence of bond। उसको हम डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड के नाम से जानते हैं कि एक पर्सन एग्जैक्टली जो सेल करना चाहता है वो एग्जैक्टली दूसरा पर्सन है वो बाय करना चाह रहा है, तो ऐसा डिजायर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वो कहलाएगा डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड। इन बार्टर सिस्टम्स गुड्स इज डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट, तो यहाँ पर डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स आपके समझ में आ गया कि एक्चुअल में आपको वो पर्सन मिल गया जो आपको वो दे रहा है और आपसे वही कुछ ले रहा है जो आप उसको सेल करना चाह रहे हो। तो ये बार्टर सिस्टम की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब तक बार्टर सिस्टम में डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं मिलेगा आप अपनी जो है अपनी डिज़ायर की कमोडिटी को एक्सचेंज नहीं कर पाओगे, ना उसको दे पाओगे और ना आप उससे वो कमोडिटी जो है वो ले पाओगे। अब ये कह रहा है कि बार्टर सिस्टम में जो है वो मनी का यूज नहीं कर करके हम किसका यूज करते हैं, कमोडिटीज का जो है वो यूज करते हैं। अब कीजिए कि मनी जो है इन एन इकोनॉमी वेयर मनी यूज, अब क्या होगा, एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी बट डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज एसेंशियल। तो इन बार्टर सिस्टम्स गुड्स डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम में गुड्स को आपने डायरेक्टली एक्सचेंज कर लिया विदाउट द हेल्प ऑफ मनी, आपने मनी का नाम ही नहीं लिया और ये सब कुछ हो गया, बट डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज एसेंशियल। पर डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स मिलना एसेंशियल है, जब तक आपका ऐसा नहीं मिलेगा कोई भी आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने वाला तो आप सेल और परचेज नहीं कर सकते हो। अब सोचिए इन ए इकोनॉमी वेयर मनी इज यूज, अब सपोज कीजिए कि इकोनॉमी है जहाँ पर मनी जो है वो यूज़ की जाती है, ट्रांजेक्शन्स में मनी है वो की जाती है, तो मनी जो है वो एक क्रिटिकल रोल जो है वो प्ले करती है। मनी एलिमिनेटेड द नीड्स ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, मनी क्या करती है, एलिमिनेटेड कर रही है द नीड्स ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। आपको अब डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को जो है ढूंढने की ही ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू ट्रांजेक्शन्स इन मनी, अगर आप मनी के साथ ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, शू मेकर नीड नॉट टू सर्च फार्मर, शू मेकर को अब फार्मर को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो क्या करेगा, इफ़ ही एक्सचेंज इन मनी ऑल ही वांट कैन परचेज, मनी इज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अगर सपोज कीजिए अब बार्टर सिस्टम नहीं है, मनी चल रही है, तो अब क्या होगा, नो लैंगर इट इज एसेंशियल टू सर्च ए पर्सन हु कैन रेडी टू बाय वीट। अब आपको ऐसा किसी पर्सन को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है जो आपको क्या कर सके, आपके शू के बदले में दे सके। आप क्या करोगे, उसको टोटल जो है वीट को वो आप सेल कर दोगे। यू कैन फाइंड ए बायर, आप एक ऐसा बायर फाइंड आउट कीजिए जो आपके शू को परचेज करना चाह रहा हो, एंड गिव टू यू मनी, और वो आपको क्या दे दे, मनी दे दे। तो आप उस मनी से अपनी टोटल जो भी डिजायरनेस है, ऑल ही हिज वॉन्ट्स कैन परचेज, तो आप अपनी जितनी भी वॉन्ट्स है एटलीस्ट उसको किसके बिहाफ पे कर सकते हो, मनी के बिहाफ पर जो है उसको फुलफिल कर सकते हो। मनी इज यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि मनी किसका यूज करती है, मनी इज यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मनी का पावरफुल फंक्शन है कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ की जाती है। अगर आपके पास मनी है, आपने टोटल शूज़ को मनी में सेल कर दिया, तो यू कैन बाय ईच एंड एवरीथिंग विच यू वांट टू बाय, आप सब कुछ परचेज कर सकते हो क्योंकि आपके हाथ में मनी है, और मनी जो है वो एक्सचेंज का काम करती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ये एक मीडिएटर है, क्यूरिकल रोल प्ले कर रही है मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। ये एक मीडिएटर है कि आपने जूते दिए, पैसा लिया, अब आप उस पैसे से आप दूध खरीद सकते हो, सब्जी खरीद सकते हो, चावल, राइस, एनीथिंग यू वांट, तो वो जो होगा मनी इज यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि मनी को हमने एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया है और ये इसका पावरफुल फंक्शंस है। अब है आपकी फॉर्म्स ऑफ मनी कि रियल में हमारी कंट्री में, तो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, हाउ डज द यूज ऑफ मनी मेक इट ईजियर टू एक्सचेंज थिंग।
तो मनी ने देखो ईजियर बना दिया. यू कैन नॉट नीड टू सर्च डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट. आपको अब उसको पहले क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ कि अब आपको डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है. आपको कहीं कुछ भी नहीं ढूंढना है, आप एक्शंस करिए मनी में. और मनी के बिहाफ पे आप नॉट ओनली वीट, यू कैन परचेज ईच एंड एवरीथिंग. आप सब कुछ परचेज कर सकते हो. तो मनी ने जो है थोड़ा सा ईजियर बना दिया है आपके उसको. उसके बाद है कैन यू थिंक सम एग्जाम्पल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग एक्सचेंज. आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बताने हैं जो बीइंग एक्सचेंज एज ए बार्टर सिस्टम. तो यहाँ पर आपके हैं कैटल हैं, ग्रेन्स थे, एवरीथिंग. कॉइन्स वगैरह तो बाद में आए थे. कैटल हैं आपके, ग्रेन्स है, वो थी आपकी कुछ और भी तो थे जो आपके ऑर्नामेंट्स जो वो थे. और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम एज ए एक्सचेंज जो है वो यूज़ करते थे इन ओल्डर डेज. अब है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी. अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में क्या है, a variety of object used as money is early age. early age में अगर हम देखें तो variety of commodities used as money. early मैन जो था वो डिफरेंट टाइप्स की जो है चीज़ें यूज़ करता था. सबसे पहले ग्रेन्स को यूज़ किया जाता था. ग्रेन्स के बदले में आप सब कुछ जो है वो लेते थे. उसके बाद कैटल को यूज़ किया जाता था. उसके बाद शीप आई, उसके बाद शंख आया, उसके बाद घोंगा मतलब कोड़ी आई. वो बहुत सी चीज़ें ऐसी चीज़ें आई जो है एज ए मनी जो है वो वर्क करते थे. आपकी बुक में बहुत कम दे रखा है. आपकी बुक में ओनली दो ही चीज़ों के बारे में दे रखा है. फर्स्ट इज ग्रेन्स एंड सेकंड इज कैटल. दो चीज़ें जो है एज ए मनी यूज़ की जाती थी. एंड लेटर ऑन कॉइन्स विल इन्वेंटेड. उसके बाद जो है वो कॉइन्स चले, डिफरेंट टाइप्स की मेटल्स के जो है वो कॉइन्स इश्यू होने लगे. तो सबसे पहले हम वैल्यूबल मेटल जो होती थी एटलीस्ट उसके कॉइन्स चलते थे हमारी कंट्री में. तो मोस्ट ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो थे अकबर के टाइम में गोल्ड के कॉइन्स थे. बट उनमें टीयर वीयर एफ और लॉस ऑफ बहुत होता था. कॉस्टली जो वैल्यूबल मेटल थी उसका लॉस होता था. इस वजह से उसके बाद सिल्वर के मेटल चले. सिल्वर में भी लॉस ऑफ मेटल होने लगा. फिर कॉपर के चले, देन टंगस्टन एंड देन एल्यूमिनियम. इन रिसेंट टाइम जो है वो टंगस्टन के वापस हमारे जो है वो कॉइन्स रनिंग में चल रहे हैं. टंगस्टन एक मेटल आता है उसके कॉइन्स चल रहे हैं. उसमें तो गोल्ड कॉइन, सिल्वर, कॉपर हैज़ यूज ऑफ इट्स ऑन. तो जब ये कॉइन्स जो चलते थे तो इन कॉइन्स में क्या होता था, डबल वैल्यू होती थी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल वैल्यू मीन्स मेरा 10 ग्राम का गोल्ड का कॉइन्स है मेरे पास, तो 10 ग्राम गोल्ड को मैं मेल्ट कर करके उससे ऑर्नामेंट्स बना सकती हूँ. देन इट्स यूज ऑफ इट्स ऑन. उस गोल्ड कॉइन का कुछ अपने आप में यूज था. देन सिल्वर कॉइन्स में उनको अगेन मेल्ट कर करके उससे मेरे कुछ पोट्स, यूटेंसिल्स वगैरह बना सकती हूँ. देन सिल्वर इज ऑल्सो यूज इट्स ऑन. कॉपर है, देन कॉपर को मेल्ट कर करके अगेन मैं कुछ अदर यूटिलाइजेशन कर सकती हूँ. देन कॉपर इज ऑल्सो यूज इट्स ऑन. तो ये जो कॉइन्स हमारे अर्ली टाइम में चलते थे उसमें था हैज़ यूज इन ऑन. उनका खुद का भी कुछ वैल्यू थी, इंटरनल वैल्यू एंड एक्सटर्नल. एक्सटर्नल वैल्यू क्या होती थी उनकी, परचेजिंग पावर, कि एक गोल्ड कॉइन से आप क्या परचेज कर सकते हो. तो दे हैव बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल वैल्यू. उनमें एक्सटर्नल वैल्यू भी होती थी, इंटरनल भी होती थी. उनको मेल्ट कर करके आप उनका यूटिलाइजेशन कर सकते थे. इन रिसेंट टाइम्स लेटेस्ट करेंसी पेपर नोट्स, कॉइन्स एंड प्लास्टिक मनी. अभी जो चल रही है वो पेपर, अभी तो पेपरलेस जो है वो करेंसी चल रही है अपने आप. तो पेपर जो है आपकी बुक में है पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. अब ये चल रहे हैं रिसेंट टाइम में. पेपर के नोट्स आप सभी जानते हो कौन कौन से हैं और कॉइन्स भी कौन कौन से वो चलते हैं. हैज़ नॉट यूज एट इट्स ऑन. उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है. आपसे अगर 10 रुपये का नोट फट गया तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है. वो आप चेंज करवा लीजिए, एक्सचेंज होकर के जब आएगा जितने में होगा उतना होगा. अगर आप कॉइन्स को मेल्ट करते हो तो उनकी एक्सटर्नल वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगी आपको आफ्टर मेल्टिंग. बस उसकी वैल्यू वही है कि आप 1 रुपये से, 10 रुपये से, 20 रुपये से आप जो परचेज कर सकते हो वही है. तो रिसेंट टाइम्स की जो करेंसी है इट हैज़ नॉट यूज इट्स ओन. उसका खुद का सेल्फ कोई यूटिलाइजेशन नहीं है. आप उसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हो. तो वाई इट एक्सेप्टेड. अब आप सोचते हो कि पेपर करेंसी है और कोई वैल्यू भी नहीं है, एक्सटर्नल वैल्यू भी नहीं है. देन वाई इट इज एक्सेप्टेड, वाई वी एक्सेप्ट मनी एज अ मीडियम, एज ए जो है ट्रांजेक्शन्स के बिहाफ पे आप मनी को क्यों एक्सेप्ट करते हो. बिकॉज इट वॉज इशूड या इट इज़ इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटीज या गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री. क्योंकि ये किसके द्वारा ऑथराइज्ड है, ऑथेंटिक है. क्योंकि ये किसके द्वारा ऑपरेट की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा.
एंड इशूड बाय आरबीआई, और आरबीआई के थ्रू जो है वो इस करेंसी को इशू किया जाता है। और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओनली वन राइट्स जो है वो प्रोवाइड कर रखा है, वो है एक ही इंस्टीट्यूशंस को, आरबीआई को, एंड अदर इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट इशूज नोट्स। दूसरी इंस्टीट्यूशंस जो है वो नोट्स इशू नहीं कर सकती है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट्स है, वो डिसाइड करती है। और उसके बाद आरबीआई जो हमारी एक ऑथेंटिक जो है सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का, हॉल एंड सॉल है, एपेक्स कैटेगरी का है, लार्जेस्ट बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, सबसे सुपीरियर बैंक है। एटलीस्ट गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू एक्ट जो है उसको ये राइट्स प्रोवाइड कर रखे हैं कि वो इन नोट्स को इशू करे। सो वी हैव फेथ इन आवर करेंसी, इसलिए हमारा उसमें विश्वास है। और देखिए उसकी एक्सटर्नल कुछ वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू है ही नहीं, इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल तो है, इंटरनल वैल्यू उसकी कुछ भी नहीं है। आपने मेल्ट करा, आपने फाड़ा, आपने कुछ भी किया, उसका नथिंग, कुछ भी उसका यूज़ नहीं है। उसके बावजूद भी हमारा उसमें फेथ होने की वजह से, सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू से इश्यू होने की वजह से जो है हम इसमें हमारा फेथ रखते हैं और इसका एज ए यूटिलाइजेशंस करते हैं। तो वाई इट एक्सेप्टेड, इट ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि इट इज़ ऑथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया एंड आरबीआई इशूड टू बिहाफ ऑन द गवर्नमेंट, और आरबीआई जो है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट उसको इशू करता है। एंड एज पर लॉ नो अदर इंस्टीट्यूशंस कैन इशू इट, और एज पर लॉ नो अदर इंस्टीट्यूशंस कैन इशू इट, दूसरी इंस्टीट्यूशंस को एज पर लॉ कोई राइट नहीं है। तो यहाँ तक का हो गया कि हम इसको क्यों एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद है इट कैन नॉट बी रिफ्यूज टू सेटलमेंट ट्रांजेक्शंस इन इंडिया। अब अगर आपको कोई अपनी इंडियन करेंसी में पेमेंट करता है, पेमेंट देता है, लेता है, तो यू कैन नॉट रिफ्यूज़ इट, आप उसको मना नहीं कर सकते कि मैं 10 रुपीज़ का नोट नहीं लूँगा, मैं 10 रुपीज़ का कॉइन नहीं लूँगा, मैं 1 रुपीज़ के कॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं 20 रुपीज़ के नोट्स में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मुझे लार्जेस्ट कैटेगरी के नोट्स चाहिए, मुझे 2000 के नोट्स चाहिए। अगर आपने रिफ्यूज़ कर दिया तो आप पर लीगली केस हो सकता है। तो सबसे पहली बड़ी बात है कि इसको इसलिए लार्जली एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू है, और अगर आपने पेमेंट के सेटलमेंट में रिफ्यूज़ कर दिया तो अगेंस्ट लॉ आपके जो खिलाफ है वो कार्रवाई हो सकती है। सो नो वन कैन रिफ्यूज टू सेटलमेंट द ट्रांजेक्शंस इन इंडिया। सो रुपीज़ इज़ वाइडली एक्सेप्टेड इन इंडिया, इसलिए हम रुपीज़ को लार्ज स्केल पर जो है इंडिया में एक्सेप्ट करते हैं पेमेंट में, और हमारा उसमें रिसीव करते हैं। अब उसके बाद आते हैं डिपॉजिट विथ इंडिया। डिपॉजिट विथ बैंक्स की आप सभी जानते हो कि हमारी इनकम का जो पार्ट होता है, तो आगे आप पढ़ोगे 12th में जाकर के कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है या सी प्लस एस होता है, कि हमारी जो इनकम होती है इट इज़ योर इनकम, इट इज़ कंजम्पशन एंड इट इज़ सेविंग। तो यहाँ पर ये बता रहा है डिपॉजिट विथ बैंक कि हमारे पास हमारी जो भी अर्निंग होती है, अर्निंग का एक जो पार्ट होता है वो तो हम डेली कंजम्पशंस के लिए कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ को हमारे घर में स्टोर करके रखते हैं, एंड रिमेनिंग पार्ट जो है उसको हम सेफ डिपॉजिट करा देते हैं किसी बैंक में। तो सबसे पहली बात समझ में आ गई, ऐसा सभी जो है ऐसा करते हैं, अपनी इनकम के एक पार्ट को हम कंज्यूम करते हैं, डेली यूटिलाइजेशन के लिए रखते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है कुछ सेफ्टी के पर्पज़ के लिए हम उसको सेव कर लेते हैं और उसको हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं। ये आप सभी जानते हो। तो आप बैंक में डिपॉजिट किस स्टाइल से कराओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू वॉन्ट टू ओपन एन अकाउंट इन बैंक विथ योर नेम। सबसे पहले आपको बैंक में जाना होगा, बैंक में एक अकाउंट जो है वो आपके नाम से आपको ओपन कराना पड़ेगा, और आफ्टर ओपनिंग द अकाउंट, जैसे ही आपने अकाउंट ओपन करवा लिया है, आप क्या कर सकते हो, उसमें डिपॉजिट करा सकते हो अपनी जो भी आपकी जो मनी है, एटलीस्ट आप उसमें डिपॉजिट करा सकते हो। देन डिपॉजिट इज अगेन टू टाइप्स, डिमांड डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है आप सभी जानते हो कि आपने एफडी बनवा ली, देन इट इज नॉन एज टाइम डिपॉजिट, की अगर आपने उस पैसे से एफडी बना ली देन इट इज़ नॉन एज टाइम डिपॉजिट। एंड डिमांड डिपॉजिट, आपकी बुक में डिमांड डिपॉजिट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर होती है कि हम बैंक में क्या जमा कराते हैं, अगर आपने एक सेविंग अकाउंट ओपन कराया है बैंक में जा करके, तो आप उसमें क्या जमा कराते हो, डिमांड डिपॉजिट जो है वो आप उसमें जमा करा सकते हो। तो डिपॉजिट विद बैंक, पीपल कीप सम इनकम ऑफ देम फॉर देयर नीड्स एंड रिमेनिंग डिपॉजिट इन बैंक। कुछ लोग अपनी जो नीड्स होती है एटलीस्ट उतनी मनी अपने पास रखते हैं और रिमेनिंग को जो है वो बैंक में
डिपॉजिट करा सकते हैं। डीडी ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। तो अब आपने जो सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कराया इट इज नॉन एज डिमांड डिपॉजिट। उसको हम किसके नाम से जानेंगे? डिमांड डिपॉजिट के नाम से जो है आपने बैंक में अकाउंट ओपन करा करके आपने उसमें डिमांड डिपॉजिट जो है डिपॉजिट करा दी। तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी आपने जो भी अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स है 500 है 5000 है जो भी मिनिमम बैलेंस है उसको रिक्वायर के अकॉर्डिंग फुलफिल कर करके उसमें जमा कराना और स्लोली आप इसमें जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हो। तो देन डीडी मीन्स होता है कि यू कैन विड्रॉल इट एनी टाइम्स। डीडी का मतलब होता है कि आपको विड्रॉल करने का राइट है। डिमांड डिपॉजिट है, ये डिपॉजिट आपकी डिमांड के बिहाफ पर जो है वो विड्रॉल की जा सकती है, देन इट इज नॉन एज डीडी। उसको आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हो। रिसेंट टाइम में तो बैंक जो है वो एटीएम की फैसिलिटी दे रखे हैं, बट आपकी बुक में जो है वो चेक के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, डिमांड डिपॉजिट को आपने जब चाहे जब विड्रॉल कर लिया, सेफ्टी के पर्पज से आपने उसमें जमा करा दिया है और अब आप क्या कर सकते हो, सेफ है। और बैंक आपको इस पर क्या दे रखा है, एनी टाइम जो है वो विड्रॉल की फैसिलिटी दे रखा है कि आप इसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हो और बैंक आपको इस पर इंटरेस्ट भी पे करता है। तो इंटरेस्ट पे करने की वजह से एक आपकी सेफ्टी भी हो गई कि आपका जो धन है एटलीस्ट वो सेफ्टी के पर्पज से बैंक में रखा हुआ है और बैंक आपको इस पर इंटरेस्ट भी दे रहा है। इट मीन्स आपका जो पैसा है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। बट इसके अलावा बैंक आपको एक अदर पावरफुल फैसिलिटी जो है वो भी प्रोवाइड कर रहा है कि आप ही विड्रॉल नहीं कर सकते हो, आपकी मनी को आप जिसको चाहे वो भी विड्रॉल करवा सकते हो। जैसे मैं यहाँ बैठी बैठी मेरे बैंक अकाउंट में से मेरे बेटे को कह सकती हूँ कि वो विड्रॉल कर ले, किसी कस्टमर को कह सकती हूँ कि वो विड्रॉल कर ले, कोई मुझसे पैसा मांगता है तो वो भी उसको विड्रॉल करने का राइट्स रखता है। तो यहाँ पर आपकी बुक में बताया कि डिमांड डिपॉजिट ऑफर एन अनदर जो है आपको इंटरेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। डीडी ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटीज एंड दिस फैसिलिटी इज नॉन एज चेक। इस फैसिलिटी को हम कहेंगे चेक। ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके सेविंग अकाउंट की कि आपको एटलीस्ट चेक की फैसिलिटी मिलेगी। और चेक की फैसिलिटी की ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इंस्टेड ऑफ कैश यू कैन यूज चेक, इंस्टेड ऑफ कैश यू कैन यूज चेक। और चेक के बिहाफ पे जो है वो आपका पेमेंट जो है वो इसके हो सकता है। एक पर्सन जिससे आपने कुछ बाय किया है, जिससे आपने कुछ परचेज किया है, तो आप अगर आपने किसी से कुछ परचेज किया है तो आप उसको जैसे सपोज कीजिए कि मैंने 1000 के जूते लिए, अगर मेरे पास कैश नहीं है देन आई कैन साइन हिम और हिज 1000 रुपीज़ चेक। देखो सबसे पहले चेक के लिए ज़रूरी है कि आप बैंक को एप्लीकेशन दोगे, बैंक आपको चेक बुक साइन करेगा, चेक आपके पास होना चाहिए। जब तक आपके पास चेक नहीं होगा आप अपना पेमेंट नहीं कर सकते हो। तो किसी को भी पेमेंट करना हो तो सबसे पहले चेक बुक को आपको अपने पास रखना पड़ेगा। तो चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। चेक में क्या होता है कि आप कैश के बिहाफ पर किसी को चेक दे सकते हो, चेक के थ्रू आपके जो पेमेंट का जो है सेटलमेंट वो हो सकता है। बट इसके लिए ज़रूरी है कि अगर मैंने 1000 रुपीज़ के शूज़ परचेज किए हैं तो यहाँ पर मेरा बैलेंस अगर 500 ही है तो मुझे चेक इशू करने का राइट नहीं है। जब तक मेरा बैलेंस 1000 और मोर देन 1000 नहीं हो तब तक मुझे चेक को साइन करने का राइट नहीं है। देखिए चेक के बारे में आप पहले से क्लियर हो जाइए। चेक जो है वो सेविंग अकाउंट पे दिया जाता है, चेक बुक दी जाती है, चेक बुक पर आप सिग्नेचर कर करके आपके पेमेंट को कर सकते हो और जो भी आपका पेयर है एटलीस्ट आप उसको उतने रुपए का पेमेंट कर सकते हो। बट ये कंपलसरी है कि आपके अकाउंट में उतना पैसा हो, तब तक आप चेक साइन नहीं कर सकते जब तक आपके अकाउंट में जो है वो पैसा नहीं हो। अब आप देखिए कि आप चेक किस स्टाइल से देंगे। आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज कीजिए दिस इज चेक बुक। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया कि आपके बैंक में जो है वो प्रॉपर अमाउंट होनी चाहिए, चेक जो है वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ फिल किया हुआ होना चाहिए। अब आपने सोचा कि मेरे पास तो चेक है, पर अगर आपने प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ चेक को फिल नहीं किया है तो वो चेक जो है वो डिसऑनर हो जाएगा। तो चेक के कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एटलीस्ट आपको उसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जो है वो करना चाहिए और स्पेसिफिक अमाउंट एक स्पेसिफिक पर्सन को आप उसमें प्रोवाइड कर देते हो। तो परफॉर्मा हर बैंक का अलग अलग होता है। यहाँ पे लिखा हुआ था टू पे
और यहाँ पर होता है सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर। यहाँ पर आपकी डेट होती है, यहाँ